हेलो स्टूडेंट्स, एसपी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में मैंने परमाणु संरचना जो है वो लेसन स्टार्ट कराया था और परमाणु संरचना में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी और हमने थोड़ा सा डाल्टन सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा था। डाल्टन ने कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, सारे के सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो इतनी हमारी बात हुई थी, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश और इलेक्ट्रॉन का ईएम मान जो है, ईएम मान जो है वो कैसे ज्ञात किया गया और वो किसने ज्ञात किया। तो देखिए, एक साइंटिस्ट हुए हैं जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन जो थे, उन्होंने जो विसर्जन नलिका, ये वही विसर्जन नलिका है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, जिसके अंदर कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं और वो कैथोड से निकलने वाली किरणें इधर जाके एक प्रतिदीप्ति पैदा करती हैं। ठीक है, ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, यानी कि इस रेडिएशन को ना आगे लेकर जाया गया। ये वही है, कैथोड किरण ही है ये, इसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या किया गया, विद्युत आवेश आपतित किया गया। विद्युत आवेश का मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को एक विद्युत क्षेत्र में से गुजारा गया। ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड लगा दिए हैं। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया। अच्छा, इसी के साथ क्या किया गया, यहाँ पर ये मैं इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ और ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। इसको थोड़ा सा 3D में देखो। ठीक है, कि ऐसे करके तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है और इसी इलेक्ट्रॉन के यहाँ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण, तो वो मैंने यहाँ बना दिए हैं। यानी कि अच्छा, ऊपर से ये विद्युत क्षेत्र और साइडों में ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच में से कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्लियर? अब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों पर ही असर पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि या तो ये सीधा यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाए, यानी कि जेड पर आ जाए। ठीक है, दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि ये विचलित हो जाए, यानी कि y पर आ जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये विचलित होकर और x अक्ष पर पहुंच जाए, यानी कि x जो है वो बिंदु वहां तक पहुंच जाए। ये तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। अब समझिए कि जो थॉमसन था, उसने क्या क्या इसके रिजल्ट्स निकाले, इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो देखिए, थॉमसन ने ये कहा कि किसी कण पर ऋणावेश का परिणाम जितना अधिक होगा, तो आरोपित विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया उतनी ही अधिक होगी और विक्षेपण का परिणाम जो है उतना ही अधिक होगा। वो ये कह रहा है कि अगर ये पार्टिकल जो यहाँ से जो ये पार्टिकल जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अगर है और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज अगर है, तो वो ये कह रहा है कि इस ऋणावेशित कण पर जितना ज्यादा आवेश होगा, इसका जो यहाँ विचलन है वो उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि ये सीधा नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर हमने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही लगा दिए हैं, तो फिर इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी सीधी रेखा में गमन नहीं करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी जो है पथ से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला रिजल्ट उसने ये कहा। दूसरा उसने ये कहा कि कण का द्रव्यमान जितना कम होगा, विक्षेपण का परिणाम उतना ही अधिक होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, इसका द्रव्यमान जितना कम होगा उतना ही विक्षेपण अधिक होगा। तो ये हम वैसे भी जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है जिसके अंदर द्रव्यमान कम हो, जिसका भार कम हो, तो वो अपने पथ से ज्यादा विचलित होती है। मतलब ये हुआ कि पथ से जो है वो उसका विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर अन्य तत्वों का जो है वो उसके ऊपर असर पड़ता है।
ठीक है, तो ये इसका कारण है। तीसरी बात उसने ये कही कि आरोपित विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अगर अधिक हो तो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है या जो कण है, जो भी कण है, वो अधिक मात्रा में विक्षेपित होगा। ठीक, तो यहां से ये बात प्रूफ होगी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम इसके ऊपर ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो वो कभी भी यहाँ जाता ही नहीं, यहाँ नहीं जाता, वो या तो x पे जाता है या y पे जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भार भी कम है। ठीक, इसका भार भी कम है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा हमने बढ़ा दी है। तो अगर ये विचलित हो रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई आवेश है। समझ में आ रही ना बात? आवेश भी है, भार भी कम है। तो अगर आवेश भी है और भार भी कम है तो फिर वो आवेश यानी कि E और भार यानी कि द्रव्यमान कितना है, ये रदरफोर्ड ने ज्ञात किया, ये इसने थॉमसन ने ज्ञात किया। और ये E/m की जो वैल्यू जो थी थॉमसन ने वो निकाली थी 1.768820 × 10⁻13 1.768820 × 10⁻13 कूलम। ये इसमें इसकी PM वैल्यू जो थी थॉमसन के द्वारा ज्ञात की गई थी। ठीक, तो PM वैल्यू के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है अपने से देखो पूछा भी जा सकता है, ऐसे कहा जा सकता है कि आप EM वैल्यू निकालने का जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसको चित्र सहित उसको समझाओ, तो अपने से ये पूछा जा सकता है, नहीं तो आपसे ये वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, हालांकि आगे जाके हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान फिर अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा EM वैल्यू से। ठीक, लेकिन फिर भी अपने को ये टॉपिक जो है वो आना चाहिए। अब इसके बाद में मास जो है द्रव्यमान, ये तो अभी हम ज्ञात करेंगे कुछ देर बाद। हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये तो इलेक्ट्रॉन का EM मान था। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस प्रकार से ज्ञात किया गया। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए फिर एक नया साइंटिस्ट था जिसने इस पे काम किया था, उसका नाम था मिलिकन। ठीक है, मिलिकन जो था उसने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया जिसको हम तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसको, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था कि इस तरीके से एक यहाँ पर आवेशित प्लेटें थी, बेसिकली ये प्लेटें हैं और इन प्लेटों में से यहाँ से एक बूंद जो है वो गिराई गई इस प्लेट पर। ये बूंदें हैं जो इस प्लेट पर गिर रहे हैं। अच्छा, इस प्लेट पर यहाँ से एक तीव्र प्रकाश इसके ऊपर डाला जाता है। तीव्र प्रकाश डाला जाता है और उस तीव्र प्रकाश से ये बूंद जो है वो आवेशित हो जाती है। फिर इस बूंद के ऊपर कितना आवेश था इसको ज्ञात कर लिया गया और इस तरीके से मतलब कुछ इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट जो था मिलिकन ने किया था, जिसके इसको हम तेल बूंद एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये आपका उसमें BSc फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ोगे तेल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिलिकन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो है वो इसके अंदर माप लिया था कितना है। तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर वो था 1.76 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इतना आवेश उसने ज्ञात कर लिया था। इसको हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये जो है डायग्राम अपनी बुक में नहीं है, बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो ये डायग्राम भी आपको मिलेगा और विधि भी पूरी तरीके
इसको वर्णित किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका चार्ज जो है वो इस प्रकार से उसने ज्ञात किया था। तो अब हमारे पास क्या है कि दो चीजें हमने ज्ञात कर ली। एक तो हमें ये पता लग गया कि EM वैल्यू कितनी है, यानी कि EM वैल्यू है 1.76 × 10⁻13 कूलम kg इनवर्स, और E हमें पता लग गया कितना है 1.602 × 10⁻−19 कूलम, ये हमने पता लगा लिया। अब रह गया क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सॉरी इलेक्ट्रॉन का भार। इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो ज्ञात करने का भी देखो यहाँ पे अपने को तरीका पता है, इसी से ज्ञात हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान देखो भाई कैसे ज्ञात करेंगे हम, E/m जो है उसका हम क्या करेंगे, इनका आपस में अनुपात निकाल देते हैं। ठीक है, आपस में अनुपात निकालने का मतलब ये है कि इसको अपने बटा में रख देते हैं, E/E/m कर देते हैं, E/E/m, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो E कितना है, E तो वहां लिखा हुआ है 1.602 × 10⁻−19 कूलम, और EM कितना है 1.76 × 10⁻13 कूलम kg इनवर्स। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, है ना, यूनिट आपस में कट जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.8 × 10⁻31 किलो। तो इलेक्ट्रॉन के अगर द्रव्यमान की अपन बात करें तो ये आ जाता है 9.1 × 10⁻31 किलो, इतना ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भाई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे हमें आवेश पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ और भी जो है वो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे जिसके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो यूज करना पड़ता है। ठीक, अब अगर हाइड्रोजन के साथ बात करें तो हाइड्रोजन के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है H का 1/1837 गुना होता है, यानी कि हाइड्रोजन से इतना हल्का है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1837 गुना हल्का है हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के साथ इसलिए हमने कंपेयर किया क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और वो प्राथमिक एलिमेंट है। तो हमने हाइड्रोजन के साथ अगर कंपेयर इसको करें तो ये आपको समझ याद रखना है, ऐसे कोई सवाल नहीं आएगा इसके ऊपर, जस्ट अपने से पूछा जा सकता है, एक लाइन का आधे नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक सार्वत्रिक कण है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है वो इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन के साथ ही जो दूसरा पार्टिकल है उसकी हम बात कर लेते हैं, और वो कौन सा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है, अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी को देखें तो सेम जो निर्वात नलिका या विसर्जन नलिका बनाई गई थी इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम प्रैक्टिकल जो है वो किसके लिए था, प्रोटॉन के लिए था। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर ये प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक, ये प्लेटें हैं, और इन प्लेटों को हमने ये जोड़ दिया यहाँ पर। ये जो था ये कैथोड था, और ये वाला जो था वो एनोड था। अब इस बार क्या किया गया कि जो कैथोड है ना वो छिद्रित है,
छिद्रित कैथोड, छिद्रित का मतलब कि इस प्लेट के अंदर क्या है, छोटे छोटे छेद हैं, क्लियर, छोटे छोटे छेद हैं। जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया गया, जैसे इसमें धारा प्रवाहित की गई, तो अब क्या हुआ कि जो घटना पहले यहां हुई थी, यानी कि जो यहां प्रतिदीप्ति पैदा हुआ था, यहां जो चमक पैदा हो रही थी प्रकाश की, वो चमक अब यहां पैदा होने लगी कैथोड के बिल्कुल पीछे। ठीक, तो कैथोड के जब बिल्कुल पीछे ये चमक पैदा होने लगी, तो अब क्या हुआ, ये सोचा गया कि भाई यहां ये चमक क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि कैथोड किरणें तो इधर से इधर आ रही थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां तो चमक अपने को समझ में आ रहा है कि ये प्रतिदीप्ति क्यों पैदा हो रहा है, तो यहां क्यों पैदा हो रहा है यहां। तो इसका कारण ये था कि जैसे कैथोड से जो किरणें निकलती वो इधर आती है ना, ऐसे एनोड से भी किरणें निकलती हैं, यानी कि ये देखो, ये एनोड से भी किरणें निकलती हैं, और क्योंकि ये एनोड से किरणें निकलती हैं, तो इन किरणों को फिर नाम क्या दे दिया गया, एनोड किरणें। एनोड किरणें को नाम दे दिया गया। ठीक, एनोड किरणें नाम दे दिया गया। साइंटिस्ट जो था उसका नाम था गोल्डस्टीन, जिसने इसकी खोज की थी। अब जो सारे एक्सपेरिमेंट जो हमने इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों के साथ किए थे, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इसके साथ भी किए गए। तो क्या किया गया, पहले तो इसमें यहाँ पर एक वस्तु रखी गई जिसकी परछाई यहाँ बनती है। ठीक, परछाई बनती है तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि एनोड किरणें जो है वो क्या है, सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक, दूसरा, इसके बीच में यहाँ पर एक सूक्ष्म पिन चक्र रखा गया। इस सूक्ष्म पिन चक्र को जैसे इसके ऊपर एनोड किरणें आपतित होती हैं तो ये घूमता है। ठीक है, घूमता है, इसका मतलब एनोड किरणें जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, सूक्ष्म कणों से निर्मित है। अब क्योंकि ये सूक्ष्म कणों से निर्मित है, तो फिर वो कणों के ऊपर देखा गया कि वो कण किस प्रकृति के हो सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या किया गया, एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया एनोड किरणों में। जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया गया तो एनोड किरणें जो थी वो नेगेटिव चार्ज की ओर या नेगेटिव सिरे की ओर मुड़ गई। नेगेटिव सिरे की ओर मुड़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इन किरणों पर जो कण हैं, इसके जिन कणों से इन किरणों का निर्माण हुआ, वो कण कौन सी प्रकृति के हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे तभी तो नेगेटिव की तरफ गए हैं। तो इसका मतलब जो कण थे वो किस प्रकृति के थे, धनावेशित थे। ठीक, धनावेशित थे। तो धनावेशित कण जो थे, इन कणों में फिर बाद में क्या किया गया, प्रोटॉन किया गया। ठीक, इस प्रकार से जो है वो प्रोटॉन को खोजा गया था। और जो साइंटिस्ट जिसने प्रोटॉन की खोज की थी, आपको नाम याद रखना है इसका, क्या नाम था इसका, गोल्डस्टीन। इसको गोल्डस्टीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻24 kg। 1.6 × 10⁻⁻24 kg, 24 kg नहीं, ये ग्राम में आएगा, ग्राम में। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से क्या है, लगभग इलेक्ट्रॉन के जितना ही है ना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान आपने कहा होते हो, तो वो मास जो है वो आता है 1.6 × 10⁻⁻, ये कितना आ रहा है, 1.67 × 10⁻⁻24 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आवेश माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो जो है वो नाम इसके प्रोटॉन के आवेश के समान होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो उतना ही आवेश इसके ऊपर होता है
प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है इस पे, कूलाम। इतना ही आवेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो आवेश है उस आवेश के मान जो है वो क्या है, लगभग समान होते हैं। ठीक है भाई, तो ये भाई आपने पढ़ लिया प्रोटॉन के बारे में। इतनी जानकारी प्रोटॉन के बारे में अपने को होनी चाहिए। ठीक है, ये दो आपको वैल्यूज याद रखनी है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। एक पार्टिकल और रह गया जो कि था न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा इन कणों के अंदर तरंग के गुण क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये किरणें हैं, है ना। तो किरणों के अंदर तरंग प्रवृत्ति भी पाई जाती है और बाद में ये फिर कणों में बदल जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि ये तरंग और कण जो है वो की तरह व्यवहार करती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में